हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम सीरीज में आपका स्वागत है। हमारी ये बायोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं और पिछली क्लास तक हमने कोशिकाओं के बारे में पढ़ लिया है, चाहे वो दोहरी झिल्ली वाला हो, एकल झिल्ली वाला हो, चाहे वो बिना झिल्ली वाला हो। अब हम कोशिका संरचना में तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो है केंद्रक। तो केंद्रक के बारे में जो जानने वाली बात है वो ये है कि केंद्रक कोशिका का नियंत्रण कक्ष है। कोशिका के समस्त कार्य केंद्रक द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। अब ये क्यों नियंत्रित होते हैं? क्योंकि केंद्रक में ही आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम डीएनए के नाम से जान रहे हैं। यह आनुवांशिक पदार्थ, इसमें बहुत सारी आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं और इन्हीं सूचनाओं के माध्यम से ही यह कोशिका पर नियंत्रण स्थापित करता है। तो सामान्य सी बात है, अगर किसी परिवार में बहुत सारे लोग हैं, उन परिवार के सदस्यों में जो जानकारी रखता होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, उसी का नियंत्रण परिवार में होगा। उसी तरह से सारी जानकारियां, सारी सूचनाएं आनुवांशिक तौर पर केंद्रक के पास है, इसलिए केंद्रक कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहलाता है। अब हम थोड़ा सा केंद्रक की संरचना को यहाँ समझ लेते हैं कि केंद्रक की संरचना दरअसल कैसी होती है। तो केंद्रक, एक बात समझ लीजिए कि केंद्रक भी दोहरी झिल्ली से बना होता है। जिस तरह से हमने माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बारे में देखा कि वह दोहरी झिल्ली से बना होता है, ऐसे ही केंद्रक भी दोहरी झिल्ली से बना होता है। उसके अंदर हमने पढ़ा कि एक द्रव्य भरा होता है, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये भी हम पहले देख चुके हैं। उसके अंदर एक इस तरह से धागे नुमा एक मटेरियल होता है, जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो डीएनए है, तो ये डीएनए नहीं है, इसे क्रोमेटिन कहते हैं। इसमें जो पदार्थ भरा हुआ है वो न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य है, और ये दोहरी झिल्ली है। इसके अलावा इसमें एक और संरचना पाई जाती है, जिसे हम केंद्रिका कहते हैं या न्यूक्लियोलस भी कहते हैं इसको, केंद्रिका। अब केंद्रिका का छोटा सा काम यहां पर समझ लीजिए कि यहां पर राइबोसोम का निर्माण होता है। राइबोसोम का निर्माण होता है। तो यहां पर आप केंद्रक की एक सामान्य संरचना देख रहे हैं कि वह दोहरी झिल्ली से युक्त है। उसके अंदर एक द्रव्य भरा हुआ है, केंद्रक द्रव्य कह रहे हैं, जैसे क्रोमेटिन पदार्थ है, और केंद्रिका है जिसके अंदर राइबोसोम का निर्माण होता है। तो हम यहाँ पर इस क्रोमेटिन के बारे में जान लेते हैं। क्रोमेटिन की जो संरचना है वो दो चीजों से बनी होती है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। तो जो क्रोमेटिन की संरचना है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनी है। यानी कि कोशिका में डीएनए क्रोमेटिन के रूप में पाया जाता है, और इस डीएनए की सुरक्षा के लिए हिस्टोन प्रोटीन उसके साथ उपस्थित होता है। मैंने कहा धागे नुमा संरचना। तो आप एक कल्पना कीजिए कि जैसे जिस मांझे से आप पतंग उड़ाते हैं, तो उसमें धागा और उसके ऊपर कांच की बारीक परत चढ़ी होती है, जिससे कि आप पतंग के दूसरे धागे को काट देते हैं। तो इसी तरह से समझ लीजिए कि एक धागा है और उस धागे के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन की एक परत बनी हुई है, जो कि डीएनए को सुरक्षा प्रदान करती है। अब आप यहाँ पर समझिए कि ये डीएनए है क्या। दरअसल एक संक्षिप्त जानकारी देता हूं कि डीएनए पर सूचनाएं हैं दरअसल, और वो सूचनाएं जो हैं आनुवांशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रही है। तो आप समझ लीजिए कि आपकी कितनी पीढ़ियां निकल गई, और आपके आने वाली भी बहुत सारी पीढ़ियां हैं, और ये जानकारी जो है डीएनए के रूप में पहले से चली आ रही है और आगे चली जाती रहेगी। तो यह कितना महत्वपूर्ण है। अब इतनी पीढ़ियों में इसकी सुरक्षा भी जरूरी है, तो उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन मौजूद है। तो आप समझ गए कि अगर कोई पूछे कि कोशिका में डीएनए किस अवस्था में पाया जाता है, तो क्रोमेटिन के रूप में यह डीएनए पाया जाता है। ठीक है।
तो ये बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि डीएनए केवल डीएनए नहीं होता, साथ में हिस्टोन प्रोटीन भी होता है। तो जहां डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, वहीं हिस्टोन प्रोटीन गैर आनुवांशिक पदार्थ है। तो ऐसा नहीं है कि यह डीएनए के साथ पाया जाता है तो यह आनुवांशिक हो जाएगा, नहीं, ये गैर आनुवांशिक पदार्थ है और यह आनुवांशिक पदार्थ है। तो आनुवांशिक पदार्थ मानव कोशिका में या अन्य और कोशिकाओं में डीएनए ही होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम हिस्टोन प्रोटीन को या डीएनए को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए, अब मैं डीएनए ही कहूंगा, आगे क्रोमेटिन हम कहीं कहीं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे होंगे। स्पेसिफाई यहाँ पर मैंने इसलिए किया है क्योंकि कोशिका में डीएनए क्रोमेटिन के रूप में ही पाया जाता है, लेकिन आगे हम डीएनए शब्द ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर डीएनए की संरचना को आप समझ लीजिए कि डीएनए अगर इस तरह से एक धागा है तो इसमें एक बहुत सारी सूचनाएं हैं। एक ऐसी सूचनाओं का क्रम जो किसी विशेष लक्षण को निर्धारित करे उसे हम जीन कहते हैं। तो जीन क्या हो गया? जीन एक पार्ट हो गया किसका? डीएनए का। तो ये मान लीजिए पूरा धागा डीएनए है, तो उसमें एक ऐसी सूचनाओं का समूह जो किसी एक लक्षण को निर्धारित करे उसे हम जीन कहते हैं। तो आप समझ लीजिए, अब लक्षण को निर्धारित करे का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई भी लक्षण है कि अगर कोई व्यक्ति लंबा है, कोई व्यक्ति मतलब ऊंचाई, अगर किसी की ऊंचाई की बात करें, जैसे किसी के कलर की बात करें, किसी के बालों के कलर की बात करें, किसी का नाक, किसी का कान, तो देखिए दो चीजें होती हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। यानी कि जीनोटाइप का मतलब यह है कि किसी लक्षण को निर्धारित करने वाला जीन जो कि दिखाई नहीं देता, यानी कि कोई ना कोई सूचना का क्रम होगा जिसके कारण आपकी शरीर की संरचना या जो बाह्य लक्षण है वो दिखाई दे रहे हैं। तो इन बाह्य लक्षणों के लिए जो आंतरिक सूचना जिम्मेदार है उसे हम जीनोटाइप कहेंगे। लेकिन जिस उस आंतरिक सूचना के कारण जो बाह्य लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपका कलर फेयर होना या ना होना, बालों का सफेद होना, काला होना या किसी अन्य कलर का होना, आपकी ऊंचाई अधिक होना, कम होना, ये सारे लक्षण जो दिखाई दे रहे हैं उन्हें हम फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है। सामान्यतः एक जीन एक लक्षण को प्रदर्शित करता है, यानी कि सामान्यतः मान लीजिए एक जीन है तो वो किसी एक फिनोटाइप को ही प्रदर्शित करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होता है। कभी कभी कई लक्षण ऐसे होते हैं जो एक से अधिक जीनों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे इस तरह से कि मान लीजिए 3 जीन मिलकर किसी एक लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, तो इसको हम पॉलीजेनिक इफेक्ट कहते हैं। पॉलीजेनिक इफेक्ट यानी कि पॉली का मतलब बहुत सारा, जीन का मतलब जीन, तो बहुत सारे जीन के कारण अगर कोई फिनोटाइप या कोई बाह्य लक्षण प्रदर्शित होता है तो हम उसे पॉलीजेनिक इफेक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इसका उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि कोई एक जीन एक से अधिक फिनोटाइप को प्रदर्शित कर सकता है। इस घटना को हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक जीन किन्हीं दो फिनोटाइप यानी कि किन्हीं दो बाह्य लक्षणों को निर्धारित कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो हम उसे प्लियोट्रॉपी कह रहे हैं कि ये G1 जो जीन है वो P1 और P2 दो फिनोटाइप को निर्धारित कर रहा है। G2 जो है P2 और P3 को इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि प्लियोट्रॉपी किसे कहते हैं। इसके पहले हमने जाना कि यदि किसी एक फिनोटाइप को या किसी एक बाह्य लक्षण को निर्धारित करने के लिए एक से अधिक जीन जिम्मेदार हैं तो उसे हम पॉलीजेनिक इफेक्ट कहते हैं, जिसका एक एग्जांपल है त्वचा का रंग। तो त्वचा का रंग जो होता है उसके लिए एक जीन जिम्मेदार ना होकर एक से अधिक जीन जिम्मेदार होते हैं। और ऐसे ही यदि एक किसी जीन के द्वारा 2 या 2 से अधिक फिनोटाइप या बाह्य लक्षण निर्धारित हो तो उसे हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं।
तो यहाँ पर ये चीज आप समझ चुके होंगे। और थोड़ा सा और अगर हम बढ़ें कि एक डीएनए या मानव जीनोम में कितने जीन होते हैं, तो फैक्ट के रूप में आप जान लें कि 24,000 जीन। देखिए अलग अलग बुकों में अलग अलग टीचर्स के द्वारा आपको अलग अलग जानकारी दी जा सकती है, लेकिन जो जानकारी मुझे सही लगी लगभग मैंने बता दिया कि 24,000 जीन मानव जीनोम में पाए जाते हैं, यानी कि मानव कोशिका में पाए जाते हैं। अब देखिए एक चीज और है, एक शब्द और चलता है गुणसूत्र। तो ये गुणसूत्र क्या है, क्रोमोसोम क्या है, तो यही क्रोमेटिन पदार्थ कोशिका विभाजन के दौरान कुंडलित होकर क्वाइल्ड होकर गुणसूत्र के रूप में आ जाता है। तो यहाँ पर जब हम कोशिका विभाजन पढ़ रहे होंगे तो हम डिटेल में थोड़ा सा गुणसूत्र के बारे में बात कर रहे होंगे। अभी केवल यही समझ लीजिए कि जब कोशिका विभाजन होता है तो यही क्रोमेटिन मटेरियल क्वाइल्ड होकर गुणसूत्र के रूप में आ जाता है। तो यहाँ पर गुणसूत्र का भी कॉन्सेप्ट जो है वो आप समझिए। गुणसूत्रों की इस कार्यविधि को आप थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझ लीजिए कि यदि यह एक क्रोमेटिन पदार्थ है, क्रोमेटिन मटेरियल है, तो वह कोशिका विभाजन के दौरान कुंडलित होता है, कुंडलित होता जाता है और कुंडलित होता है और क्वाइल्ड होते होते अंततः वो इस तरह से एक छोटी सी संरचना के रूप में आ जाता है जिसे हम क्रोमोसोम कह रहे हैं। अब इस क्रोमोसोम की संरचना को अगर आप और स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक संरचना और देख लेते हैं। इस तरह से तो ये क्रोमोसोम की संरचना है या गुणसूत्र की, जिसमें ये जो है इन्हें क्रोमेटिड कहा जाता है, जबकि ये जो ध्रुव टाइप से है जिससे चारों क्रोमेटिड जुड़े हुए हैं इनको सेंट्रोमेयर कहा जाता है। तो इस तरह से क्रोमोसोम की संरचना होती है। अब एक चीज और समझ लीजिए कि गुणसूत्र क्या है। तो जीन तो आप समझ गए कि कोई भी एक सूचना का समूह जो कि डीएनए के एक पार्ट के रूप में पाया जाता है वह किसी न किसी एक लक्षण को निर्धारित करता है। तो जीन जो है वो आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक है, यानी कि पिता से पुत्र में आनुवांशिक सूचनाएं जीनों के माध्यम से जाती है। तो जीन आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक है, जबकि गुणसूत्र जीन का वाहक है, यानी कि इसी गुणसूत्र पर कहीं एक जीन, एक नहीं पूरे 24,000 जीन जो हैं वो पिता से पुत्र में या पुत्री में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो यहाँ समझ लीजिए कि जीन जो है वो आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक है, जबकि गुणसूत्र जो है वह जीन का वाहक है। और यहाँ पर यह समझ लीजिए कि यह जो क्रोमोसोम होता है वह जोड़ों के रूप में पाया जाता है और किसी भी कोशिका में ये निश्चित संख्या में होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मानव कोशिका में 23 पेयर होते हैं, यानी 23 जोड़े, यानी कि संख्या हो जाएगी 46 गुणसूत्र। इसी तरह से अन्य कोशिकाओं में भी अलग अलग संख्या पाई जाती है। तो यहाँ पे हमने जाना कि क्रोमेटिन पदार्थ ही कोशिका विभाजन के दौरान कुंडलित होकर गुणसूत्र के रूप में आ जाता है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि गुणसूत्र में क्या क्या होगा। तो क्रोमेटिन में जो होता है वह तो होगा ही होगा, यानी कि डीएनए होगा और हिस्टोन प्रोटीन होगा। तो यहाँ पर अगर कोई पूछे कि गुणसूत्र में क्या क्या होता है, तो डीएनए होता है और हिस्टोन प्रोटीन होता है। लेकिन कहीं कहीं अगर अल्प मात्रा में आरएनए लिखा हो तो वह भी सही है कि गुणसूत्र में अल्प मात्रा में आरएनए भी होता है। अब एक चीज और जानने वाली बात है कि कोशिका यानी कि सामान्य कोशिका में जो डीएनए या आनुवांशिक पदार्थ होता है वह क्रोमेटिन के रूप में ही होता है, गुणसूत्रों के रूप में नहीं होता। तो गुणसूत्रों के रूप में कब होता है? केवल कोशिका विभाजन के दौरान। देखिए हम कोशिका विभाजन अपनी आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए
कि कोशिका विभाजन के दौरान ही गुणसूत्र अस्तित्व में आते हैं। तो आपको अगर गुणसूत्रों का अध्ययन करना है तो कोशिका विभाजन के दौरान ही करना होगा। सामान्य अवस्था में कोशिका में डीएनए क्रोमेटिन के रूप में ही पाया जाता है। तो यहाँ पर केंद्रक के बारे में एक सामान्य जानकारी, क्रोमेटिन के बारे में एक सामान्य जानकारी, डीएनए के बारे में, गुणसूत्र के बारे में एक सामान्य जानकारी, केंद्रिका के बारे में भी एक मैं सामान्य जानकारी आपको दे चुका हूं कि केंद्रिका में राइबोसोम का निर्माण होता है। अब वही चीज है कि डीएनए, आरएनए, इनके बारे में डिटेल जानकारी ये सब हम अपनी आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। इस क्लास से संबंधित जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके संदर्भ में जो भी फैक्ट इस क्लास में अगर मैं उपलब्ध नहीं करा पाया हूं तो हम अपनी इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से या इसी चैनल के माध्यम से आप सबको ये जानकारी उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू।